हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑन दिस चैनल। तो मैं जय वाछाणी आपका आप ही के चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। तो पिछले 2 वीक से हमारी कोई वीडियो नहीं आई थी बिकॉज ऑफ सम इम्पोर्टेंट रीजंस एंड नाउ वी आर कंटिन्यूस दिस सीरीज। तो जैसे कि आप सबको पता है कि इस सीरीज में हम यहाँ पे बात कर रहे हैं जीपीएससी के प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस के बारे में। सो पहले एक इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट कि क्लास 1 एंड क्लास 2 एग्जाम की डेट आ चुकी है। ठीक है, अप्रैल 11 को एग्जाम है और 30 मार्च से आप उसके कॉल लेटर डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो अब ज़्यादा कुछ समय बचा नहीं है, इस क्वेश्चन पेपर्स को लगाइए और अपनी प्रैक्टिस जारी रखिए। तो इसी सीरीज में मैं आपके लिए आज लेके आया हूँ जीपीएससी 2016 का जो पेपर हुआ था उसका एनालिसिस। और किस डिपार्टमेंट के लिए पेपर था, तो गुजरात वाटर सप्लाई एंड सैनिटेशन डिपार्टमेंट के लिए पेपर था। और पोस्ट का नाम क्या था, तो कि डीईई यानी कि डिप्यूटी एग्जीक्यूटिव इंजीनियर की पोस्ट के लिए ये पेपर हुआ था। ठीक है, तो बिना वेस्टिंग टाइम स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन का सिलसिला। तो यहाँ पे हमारा पहला क्वेश्चन है, प्रोड्यूस्ड बाय लेइंग अल्टरनेट कोर्स होली कंपाउंड ऑफ हेडर एंड स्ट्रेचर। तो पहले ये समझ लीजिए कि कोर्स हम किसे कहते हैं। ठीक है, तो ब्रिक्स मेसनरी में ब्रिक्स की एक लेयर को हम कोर्स कहते हैं। तो यहाँ पे हमें क्वेश्चंस में दिया गया है कि अल्टरनेट लेयर चाहिए हेडर एंड स्ट्रेचर की। तो आपको हेडर एंड स्ट्रेचर की अल्टरनेट लेयर किस बॉन्ड में देखने को मिलती है, तो वो आपको देखने को मिलेगी यहाँ पे इंग्लिश बॉन्ड में। ठीक है, तो इंग्लिश बॉन्ड हमारे यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। और अगर आपको ये बोला जाता कि एक ही कोर्स में एक हेडर और एक स्ट्रेचर है, तो इसका आंसर फ्लेमिश बॉन्ड हो जाता। ठीक है, दिखने में फ्लेमिश बॉन्ड अच्छा दिखता है बट इंग्लिश बॉन्ड की स्ट्रेंथ ज्यादा होती है। ये भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं एज अ सेंटेंस इन एग्जामिनेशंस। ओके, सो प्लीज इस सेंटेंस को भी अपने माइंड में रखिए। अगला क्वेश्चन है, द कंस्ट्रक्शन ऑफ टेम्पररी स्ट्रक्चर रिक्वायर्ड टू सपोर्ट इन अनसेफ स्ट्रक्चर। अनसेफ स्ट्रक्चर को सपोर्ट करने के लिए जो टेम्पररी स्ट्रक्चर हम क्रिएट करते हैं, ऐसे स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं यहाँ पे, तो बोलते हैं हम उसको सोरिंग। ठीक है, इसको हम सोरिंग कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, अ प्रोजेक्ट स्टोन विच इज यूजुअली प्रोवाइडेड टू सर्व अ सपोर्ट फॉर ट्रसिस एंड बीम इज नोन एज, तो इसको हम कहेंगे यहाँ पे कोरबेल। ठीक है, रैपिड फायर तरीके से चलेंगे, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। जहां जहां पे डायरेक्ट डेफिनेशन है वहां पे कोई एक्सप्लेनेशन नहीं, आपको चीज याद ही रखनी है। और जहां पे मल्टीपल क्वेश्चन फ्रेम होतेंगे और जहां पे मल्टीपल क्वेश्चन फ्रेम हो सकते होंगे वहां पे मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है द टर्म ब्लूस्टर। तो ब्लूस्टर हम किस में ये टर्म सुनते हैं, तो ये हम स्टेयर्स में हम इस टर्म को सुनते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, द हाईएस्ट पॉइंट ऑन एक्स्ट्रा डोज इज कॉल्ड। तो ये है आपको यहाँ पे ऑप्शंस, कौन सा सही आंसर हो जाएगा, तो हाईएस्ट पॉइंट हम कहेंगे यहाँ पे क्राउन को, क्राउन का हाईएस्ट पॉइंट हो जाएगा। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज पोइजे इज द यूनिट ऑफ। पोइजे किसकी यूनिट है, तो पोइजे वैसे यूनिट है विस्कोसिटी की। ठीक है, अब यहाँ पे आपको कुछ चीज ध्यान में रखनी होगी। देखो, 2 टाइप की विस्कोसिटी के यूनिट आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं, एक तो है डायनेमिक और दूसरा है काइनेमेटिक। ठीक है, डायनेमिक का यूनिट कौन सा है, तो न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर, और मल्टीपल यूनिट्स है इसके। और कौन सा यूनिट है, हम इसको पास्कल इंटू सेकंड यूज करते हैं। ठीक है, और कौन सा यूनिट हम यूज करते हैं, तो जैसे आपको क्वेश्चन में दिया गया है पोइजे। ठीक है, ये 3 यूनिट आपको इसके याद रखने हैं। और काइनेमेटिक में कौन सा यूनिट यूज करते हैं हम, मीटर स्क्वायर पर सेकंड एंड स्टॉक्स। ठीक है, अब आपको पोइजे और स्टॉक्स के रिलेशन भी याद रखने हैं। किस तरीके से,
तो देखिए यहाँ पे 1 पोइजे मीन्स क्या होता है, यहाँ पे 0.1 न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर, और 1 स्टॉक्स का मतलब यहाँ पे क्या होता है 10⁻⁻⁴ मीटर स्क्वायर पर सेकंड। और एक चीज है, विस्कोसिटी के आप डायमेंशनल फॉर्मूला आपको पूछे जाते हैं। डायमेंशनल मतलब क्या कहेंगे उसको हम, एमएलटी में जो डिस्कस करते हैं ना, यहाँ पे क्या बोलेंगे, विस्कोसिटी में क्या आता है इसका पोइजे के लिए, और न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर से इसको डिराइव कर सकते हैं हम। तो आपको याद रखना है यहाँ पे 111 आपको यहाँ पे याद रखना है, और लास्ट का 2 माइनस कर देना है। ये इसका फॉर्मूला है। और काइनेमेटिक का क्या फॉर्मूला होगा यहाँ पे, एमएलटी, यहाँ पे आपको याद रखना है 21, ठीक है। यहाँ पे कोई भी मास क्वांटिटी नहीं है, तो यहाँ पे 0 आएगी। देख सकते हैं यहाँ पे मीटर एंड सेकंड 2 ही है यहाँ पे, तो इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं, ठीक है। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमारा विस्कोसिटी हमारा यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे डायनेमिक यहाँ पे कहीं पे मेंशन नहीं किया गया है, तो विस्कोसिटी हमारा सही आंसर है। और इस सब इंफॉर्मेशन भी आपको याद रखनी है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द कंडीशन ऑफ स्टेबल इक्विलिब्रियम फॉर अ फ्लोटिंग बॉडी इज। तो यहाँ पे एक ऑप्शन मिसिंग है, यहाँ पे डी में यहाँ पे लिख देता हूं, मेटा सेंटर M is above center of gravity G। सही आंसर क्या हो जाएगा, जो भी मैंने अभी यहाँ पे क्वेश्चन ऑप्शंस लिखा है वही उसका सही आंसर हो जाएगा। बट आपको एक चीज यहाँ पे ध्यान में रखनी है, यहाँ पे हमें मेंशन किया गया फ्लोटिंग बॉडी, ठीक है। फ्लोटिंग बॉडी है इसलिए मेटा सेंटर यहाँ पे टर्म्स में आया है, इसीलिए हमारा यहाँ पे डी आंसर हो जाएगा, क्योंकि फ्लोटिंग बॉडी में ही जी नीचे और एम ऊपर होता है। बट अगर आपको यहाँ पे सबमर्ज बॉडी बोल दिया जाए तो यहाँ पे जी तो नीचे ही होगा, बट वहाँ मेटा सेंटर नहीं, वहाँ पे बायंस आ जाएगा। तो वहाँ पे आपका सेंटर ऑफ बायंसी बी इज अबाउट द सेंटर ऑफ ग्रेविटी जी। ये आपका इस केस में ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। बट अब पर्टिकुलर इस क्वेश्चन में आंसर हमारा डी होगा। वेंचुरीमीटर इज यूज टू मेजर। वेंचुरीमीटर को हम किसके लिए यूज करते हैं, तो सिंपल क्वेश्चन, डिस्चार्ज को मेजर करने के लिए हम वेंचुरीमीटर का यूज करते हैं। नोच इज अ डिवाइस यूज फॉर द मेजरिंग। जो नोच को हम किस चीज के लिए यूज करते हैं, क्या चीज हम उससे मेजर करते हैं, तो नोच से हम रेट ऑफ फ्लो मेजर करते हैं, बट इन स्मॉल चैनल। ओके गाइस, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कैप्लन टरबाइन इज। कैप्लन टरबाइन किस तरीके का टरबाइन है, तो कैप्लन टरबाइन यहां पे आंसर हो जाएगा एक्सियल फ्लो रिएक्शन टरबाइन, ठीक है। और एक चीज आपको यहां पे याद रखनी है, कैप्लन टरबाइन है, ठीक है, तो उसमें क्या प्रॉपर्टी होगी उसकी, तो काम करता है यहां पे लो हेड एंड हाई डिस्चार्ज पे। और अगर इंपल्स टरबाइन हुआ यहां पे इंपल्स, तो वो काम करता है हाई हेड एंड लो डिस्चार्ज। ये दो चीज आपको याद रखनी है, ये क्वेश्चंस में पूछे जाते हैं और कहीं एग्जाम में ये पूछे जा चुके हैं कि लो हेड हाई डिस्चार्ज ऐसे क्वेश्चंस में ऑप्शन आपको मिलते हैं कि कैप्लन टरबाइन किस चीज पे काम करता है, हाई हेड लो डिस्चार्ज, वैसे आपको ये फाइंड आउट करना है और ये चीज आपको ध्यान रखनी है। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट रिक्वायर क्रॉस ड्रेनेज वर्क। तो यहाँ पे रिज कैनाल को कोई भी क्रॉस ड्रेनेज वर्क की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हाई एंड एलिवेशन पे कैनाल जो बनता है
रिच पॉइंट पे, वहां पे हमें कोई भी ड्रेनेज वर्क की जरूरत नहीं पड़ती। अगला क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू खोसला's थियरी अंडरमाइनिंग ऑफ द फ्लोर स्टार्ट फ्रॉम दी, तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे टेल एंड से, टेल एंड से स्टार्ट होता है यहाँ पे। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन अ कैनाल एंड ड्रेनेज अप्रोच ईच अदर एट द सेम लेवल, सेम लेवल पे अगर कोई भी कैनाल और ड्रेनेज पास आउट करते हैं, ठीक है, यहाँ पे कैनाल गुजर रही है और यहाँ पे से ड्रेनेज आ रही है, ये है ड्रेन आपकी और ये है कैनाल, अगर सेम लेवल पे मीट करते हैं तो आप यहाँ पे लेवल क्रॉसिंग यूज करेंगे, ठीक है, लेवल क्रॉसिंग, एक ही लेवल पे होगी दोनों तो लेवल क्रॉसिंग यूज करेंगे। ऑल ऑफ दी फॉलोइंग आर रिजिड डैम एक्सेप्ट, सब यहाँ पे रिजिड डैम है, किसको छोड़ के, तो अर्थन डैम को छोड़ के यहाँ पे बाकी सब रिजिड डैम के एग्जांपल्स है यहाँ पे। द रेशियो ऑफ टोटल वॉल्यूम ऑफ वाटर डिलीवर्ड टू क्रॉप टू द एरिया ऑन विच इट हैज बीन स्प्रेड कॉल्ड, इस चीज को किसकी डेफिनेशन है ये, तो ये डेफिनेशन है यहाँ पे ड्यूटी की, ठीक है, कहीं बुकों में डेल्टा दिया गया है बट ये सरासर रॉन्ग आंसर है, इसकी डेफिनेशन आपकी ड्यूटी ही होगी, ठीक है। ड्यूटी का एक और फॉर्मूला आपको याद रखना है, ए बाई क्यू, अगर स्मॉल एग्जाम्पल पूछे जाए तो एक फॉर्मूला आपको काम आ सकता है, और डेल्टा के बारे में आपको एक उसका भी एक फॉर्मूला आपको मालूम होना चाहिए, उसके भी क्वेश्चंस बनते हैं एग्जाम्स में, 8.64 इंटू बी बाई डी, ओके, यहाँ पे आपका आंसर डेप्थ में आएगा, ठीक है, वो आपको ध्यान में रखना है। द कोप्लेनर कॉनकरंट फोर्सेस मींस द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स मींस क्या, कोप्लेनर बोला है मतलब एक ही प्लेन में है, कौन करंट बोला है मतलब एक ही पॉइंट पे एक्ट कर रहे हैं, तो ऐसा कोई आंसर ढूंढ के आपको मार्क कर देना है, ठीक है। लाइस इन अ सेम प्लेन एंड फोर्स आर मीटिंग एट वन पॉइंट, एक कौन करंट हो गया और एक को प्लेनर हो गया, ठीक है, को प्लेनर एंड कौन करंट, तो यहाँ पे सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द यूनिट ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ मास, इनर्शिया ऑफ मास यहाँ पे मेंशन किया गया है, तो उसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे केजी मीटर स्क्वायर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज जूल इज द यूनिट ऑफ, जूल किस चीज का यूनिट है, तो जूल यूनिट है वर्क का। द नेक्स्ट क्वेश्चन, द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज द रेशियो ऑफ, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, ठीक है, किस चीज का रेशियो है यहाँ पे, लिमिटिंग फ्रिक्शन टू नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन टू बॉडीज, यहाँ पे डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। द यूनिट ऑफ पावर इन ऐसा यूनिट, यहाँ पे ऐसा यूनिट मेंशन किया गया है, आपको ध्यान में रखना है, क्या होगा इसका आंसर, यहाँ पे वॉट आपका सही आंसर हो जाएगा। द ब्रेकिंग ऑफ कोहेशन इन अ मास ऑफ कॉन्क्रीट इज कॉल्ड, जो मास को ब्रेक करता है, ठीक है, कोहेशन ब्रेक करता है कंक्रीट में, मतलब कि सीमेंट को एग्रीगेट दोनों सेपरेट हो जाते हैं, क्या कहते हैं उस चीज को हम, तो एग्रीगेट जहां पे सेपरेट हो जाते हैं उस चीज को हम यहाँ पे सेग्रीगेशन कहते हैं, ठीक है, जहां पे एक साइड पे एग्रीगेट हो जाते हैं और एक साइड पे सीमेंट, ऐसी कोहेशन दोनों का कट हो जाता है, इस चीज को हम सेग्रीगेशन कहते हैं। द टाइप ऑफ लाइम यूज इन लाइम कॉन्क्रीट, लाइम कॉन्क्रीट में किस तरीके का लाइम यूज होता है, तो वेरी सिंपल क्वेश्चन, हाइड्रोलिक लाइम वहां पे हम यूज करते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्लोरेंसिस इन सीमेंट इज कॉज्ड ड्यू टू एक्सेस ऑफ अल्कलाइज, ऐसे क्वेश्चन में हम टाइम बिल्कुल भी नहीं बर्बाद कर सकते क्योंकि इट्स वेरी इजी क्वेश्चंस। द वर्केबिलिटी ऑफ कंक्रीट बाय स्लम टेस्ट एक्सप्रेस्ड एज, जो कंक्रीट की वर्केबिलिटी होती है स्लम टेस्ट में, उसके रिजल्ट हम किस में मेजर करते हैं, तो ये आंसर हो जाएगा यहाँ पे mm, हम mm में उसको मेजर करते हैं। द कॉन्क्रीट मिक्स ऑफ ग्रेड M25 मीन्स, M25 का मीनिंग क्या है, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ 50 सेंटीमीटर क्यूब एट 28 डेज आफ्टर द मिक्सिंग, 15 बाय 15 बाय 15
कि क्यूब को हम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ के लिए यूज करते हैं, ठीक है। हम उसमें अपना कंक्रीट रख के ठीक से कॉम्पैक्शन करके 28 दिन के बाद उसकी स्ट्रेंथ मेजर करते हैं। तो M25 अगर कंक्रीट होगा तो उसकी स्ट्रेंथ 28 दिन के बाद 25 न्यूटन पर mm स्क्वायर होनी ही चाहिए। द रेशियो ऑफ चेंज इन वॉल्यूम, रेशियो ऑफ चेंज इन वॉल्यूम टू ओरिजिनल वॉल्यूम, तो ये आपका क्या है, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। द रेशियो ऑफ लीनियर स्ट्रेस टू लीनियर स्ट्रेन, क्या है, लीनियर स्ट्रेस टू लीनियर स्ट्रेन। लीनियर है तो यहाँ पे मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे होता शियर स्ट्रेस अपॉन शियर स्ट्रेन, तो आपका आंसर हो जाता है यहाँ पे मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी। A beam which is fixed at one end and free at other end. So again it's a very simple question, free fixed at one end and free at another end, तो ऐसे बीम को हम कैंटिलीवर बीम कहते हैं। Concentrated load is one which, concentrated load हम किसको बोलेंगे, तो एक पॉइंट पे लगता है उसको तो हम concentrated बोलते हैं। तो यहाँ पे ए हमारा सही आंसर हो जाए, एक्ट एट अ पॉइंट ऑन अ बीम, किसी पॉइंट पे जो फोर्स रखता है उसको हम concentrated load कहते हैं। The next question is, in a simply supported beam carrying a uniformly distributed load W per unit length, the point of contraflexure, simply supported beam है, उस पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड लगा हुआ है, तो यहाँ पे पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर होगा या नहीं होगा, तो इसका आंसर है यहाँ पे डज नॉट एग्जिस्ट। तो ऐसे बीम में पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर एग्जिस्ट ही नहीं करता है, ठीक है। मेन रेनफोर्समेंट इन आरसीसी कैंटिलीवर मेंबर इज प्लेस्ड एट, अगर आपका कोई कैंटिलीवर बीम है, यहाँ पे इस तरीके से आप जो छज्जा निकालते हैं बाहर, तो वहां पे क्या बोला गया है, मेन रेनफोर्समेंट। मेन रेनफोर्समेंट कहाँ पे होगा, तो यहाँ पे टेंशन जोन में आपका यहाँ पे मेन रेनफोर्समेंट होगा, यहाँ पे मेन, तो यहाँ पे क्या होगा इसका आंसर, टॉप फाइबर, टॉप फाइबर इसका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। द फ्लैट स्लैब इज सपोर्टेड ऑन कॉलम मोनोलिथिकली बिल्ट विद स्लैब, फ्लैट स्लैब में कॉलम स्लैब के साथ ही भरे जाते हैं। लॉन्ग कॉलम इज वन हुज द रेशियो ऑफ effective length to least lateral dimensions, ओके। लीस्ट लेटरल डायमेंशन यानी कि 12 से अगर कम हुआ, वेट 12 से अगर ज्यादा हुआ तो इस ऐसे कॉलम को हम क्या कहेंगे, तो लॉन्ग कॉलम, ठीक है। तो यहाँ पे 12 इसका सही आंसर हो जाएगा। When a vertical member used in a building is carrying a mainly axial load, it is a term as a, जो सिर्फ एक्सियल लोड कैरी करते हैं उस बिल्डिंग में, उसको हम यहाँ पे कॉलम कहते हैं, ठीक है। बीम कौन से लोड कैरी करते हैं, ट्रांसवर्स, ये भी आपको याद रखना है। द क्यूब स्ट्रेंथ ऑफ द स्ट्रक्चर यूज्ड फॉर प्री स्ट्रेस मेंबर शुड नॉट बी लेस देन, सो अकॉर्डिंग टू दिस ऑप्शंस यहाँ पे 35 न्यूटन पर mm स्क्वायर आपका आंसर हो जाएगा। द प्रॉपर्टी ऑफ सोइल which of great importance in finding settlement of structure, सही आंसर होगा यहाँ पे कंसोलिडेशन। तो कंसोलिडेशन कब होता है, यहाँ पे एक्सपल्शन ऑफ वाटर के कारण कंसोलिडेशन होता है, और कंप्रेसिबिलिटी एयर के रीजन से होती है। ये थोड़ा स्लो प्रोसेस है, स्लोली, एंड ये है रैपिड प्रोसेस। एयर के जो वेट्स है वो सडनली रिमूव हो जाते हैं, बट इन वाटर, इन केस ऑफ वाटर दे रिमूव स्लोली। द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ वेट्स टू टोटल वॉल्यूम, तो इक्वेशन है पोरोसिटी का,
पोरोसिटी हमारे यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द अर्थ प्रेशर एट रेस्ट, यहाँ पे रेस्ट आया है, ऐसे वर्ड्स को देख के आप यहाँ पे मार्क कर सकते हैं अपना आंसर। डिफाइंस द लेटरल प्रेशर एक्सर्टेड बाय सोइल, क्या होगा इसका आंसर? तो यहाँ पे आंसर होगा यहाँ पे व्हेन द रिटेनिंग वॉल हैज नो मूवमेंट रिलेटिव टू बैकफिल, अगर आपकी वॉल टुवर्ड द सोइल मतलब अंदर की तरफ मूव करती है तो पैसिव प्रेशर, एंड अवे फ्रॉम दी करंट जो भी करंट यहाँ पोजीशन है, ठीक है, वेट, करंट पोजीशन से अगर अंदर जाती है पैसिव, अगर बाहर निकलती है तो ये एक्टिव प्रेशर क्रिएट करती है, ठीक है। द अप्रोक्सीमेट वेट रेशियो इन सैंडी सोइल, द 0.6 is the right answer. The maximum water content of a saturated soil at which a reduction in its moisture does not cause decrease in volume of soil. तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा ये आपको बताना है। ये है आपके यहाँ पे ऑप्शंस, ठीक है। तो एक चार्ट आपने यहाँ पे पढ़ा होगा मेरे ख्याल से, अगर आपको याद है तो, जहाँ पे ऐसा कोई चार्ट था, यहाँ पे था श्रिंकेज लिमिट, यहाँ पे क्या था, प्लास्टिक लिमिट, और यहाँ पे क्या था, लिक्विड लिमिट, ठीक है। अगर हम यहाँ से मॉइस्चर का कंटेंट घटाते चले तो यहाँ से एक घटेगा ना तो फिर भी यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, देख लीजिए। तो ये कौन सी लिमिट है यहाँ पे, श्रिंकेज लिमिट, तो यहाँ पे श्रिंकेज लिमिट आपका सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पे क्वार्टजाइट इज कौन सा यहाँ पे होगा, ये सिलिशियस रॉक। द फ्रोग ऑफ अ ब्रिक्स इज नॉर्मली मेड ऑन इट्स टॉप सरफेस, फ्रॉग किसे कहते हैं मालूम है ना आपको? अगर ऐसा कोई आपका ब्रिक्स है यहाँ पे, तो जॉइंट के लिए यहाँ पे जो बनाते हैं इस चीज को हम फ्रॉग कहते हैं। द डिफेक्ट कोज्ड बाय इम्परफेक्ट रीजनिंग, यहाँ पे रीजनिंग नहीं, यहाँ पे सीजनिंग आएगा, ठीक है। इम्परफेक्ट सीजनिंग, इट्स कॉल्ड हनीकॉम्ब। द मेन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ पोर्टलैंड सीमेंट, यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा लाइम। लिंसीड ऑयल इन अ पेंट इज यूज्ड एज अ, तो लिंसीड ऑयल हम पेंट में एज अ कैरियर यूज करते हैं। द रोड कनेक्टिंग कैपिटल सिटीज ऑफ स्टेट, ऐसे रोड को हम बोलते हैं स्टेट हाईवे। व्हेन द बेयरिंग कैपेसिटी ऑफ सोइल इज पुअर एंड द इंटेंसिटी ऑफ ट्रैफिक इज हाई, an additional layer is provided between soiling and subgrade, the additional layer is called, क्या कहते हैं इस ऐसे लेयर को, सब बेस। द camber consisting of two straight slope joining at the center, it's called sloped camber। और एक चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है कि जो ग्रेडियंट होता है और ट्वाइस ऑफ कैम्बर होता है, ये चीज भी एग्जाम में डायरेक्ट आपको पूछी जा सकती है, या ऐसे पूछ सकता है कि ग्रेडियंट और कैम्बर का आपको बताना है यहाँ पे रेशियो, तो आंसर होगा यहाँ पे 2। और ऐसा भी पूछ सकते हैं कि कैम्बर और ग्रेडियंट का बताइए, तो यहाँ पे हो जाएगा 0.5। इस चीज को एक रिलेशन याद रख लीजिए, बाकी क्वेश्चन अपने आप बन जाएंगे। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फ्लेक्सिबल पेमेंट डिस्ट्रीब्यूट द व्हील लोड, जो फ्लेक्सिबल पेमेंट हो वो व्हील लोड को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं।
थ्रू अ सेट ऑफ लेयर ऑफ सबग्रेड। इसका सही आंसर हो जाएगा। इंक्रीज इन ट्रैफिक वॉल्यूम ड्यू टू द जनरल इंक्रीज इन द नंबर ऑफ ट्रांसपोर्ट व्हीकल फ्रॉम ईयर टू ईयर, तो ये नॉर्मल ट्रैफिक ग्रोथ है। द कंस्ट्रक्शन ऑफ ब्लैंक बिलोंग्स टू इंडस्ट्रियल कंस्ट्रक्शन। इंडस्ट्रियल कंस्ट्रक्शन किसको बोलेंगे? तो केमिकल के प्लांट्स जो होते हैं उसको हम इंडस्ट्रियल कंस्ट्रक्शन कहेंगे। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द कंस्ट्रक्शन ऑफ रेसिडेंशियल बिल्डिंग ट्रीट एज अ लाइट कंस्ट्रक्शन। द फर्स्ट स्टेज ऑफ लार्ज कंस्ट्रक्शन वर्क टू, तो पहले आपका कॉन्सेप्ट रेडी होना चाहिए, मतलब कॉन्सेप्शन इज द फर्स्ट स्टेज। CPM is a finish this sentence. CPM is a activity oriented method. Okay, CPM का क्या फुल फॉर्म है? क्रिटिकल पाथ मेथड, ठीक है। एंड एक्टिविटी रिक्वायर्ड टाइम एंड resources. The best shape of a triangular in a triangulation is isosceles with the base angle 56 degree 14 minutes. The measurement of depth below water surface is called, जो पानी की सतह से नीचे हम डेप्थ मालूम करते हैं इस चीज को हम कहते हैं साउंडिंग, ठीक है। which angle is equal to 0 when the sun is on horizontal at sunset, तो यहां पे आंसर हो जाएगा हमारा एल्टीट्यूड। पैरेलेक्स बार यूज टू मेजर, पैरेलेक्स बार का यूज हम कहां पे करते हैं? तो एलिवेशन डिफरेंस को मेजर करने के लिए हम पैरेलेक्स बार का यूज करते हैं। टोटल स्टेशन इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉनिक थियोडोलाइट एंड इलेक्ट्रॉनिक डिस्टोमीटर, मतलब जो इलेक्ट्रिक डिस्टोमीटर है इन दोनों का कॉम्बिनेशन है टोटल स्टेशन। इनएक्टिव सिस्टम ऑफ रिमोट सेंसिंग, यहां पे होगा सेंसिंग, ठीक है। द एनर्जी यूज फॉर मैपिंग ऑब्जेक्ट, मैपिंग होगा यहाँ पे, सॉरी द टाइपो, क्या होगा यहाँ पे आंसर इसका? तो यहाँ पे होगा सेंसर हैव देयर ओन सोर्स ऑफ एनर्जी। Which one of the following helps to identify the object on the earth surface? तो एक अनोखा क्वेश्चन है, इसका आंसर यहाँ पे होगा सिग्नेचर, ठीक है। किसकी मदद से हम किसी ऑब्जेक्ट को अर्थ सरफेस पे आइडेंटिफाई कर सकते हैं? तो एज अ सिग्नेचर इसका आंसर होगा यहाँ पे। रिमोट सेंसिंग टेक्निक मेक यूज ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ ब्लैंक्स एमिटेड रिफ्लेक्टेड और रिफ्रैक्टेड बाय सेंस्ड ऑब्जेक्ट, क्या होगा इसका सही आंसर? तो यहाँ पे इसका आंसर होने वाला है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। The next question is GIS is a software, एक सॉफ्टवेयर है। GPS space segment consist of navigation satellite timing and ranging whose number, तो 24 इसका आंसर हो जाएगा, यहाँ पे 24 सैटेलाइट्स चाहिए। हाइड्रोलॉजी इज द, यहाँ पे टाइपो है, यहाँ पे हाइड्रोलॉजी इज द साइंस विच डील विथ द सरफेस एंड अंडरग्राउंड वाटर। रनऑफ इज मेजर्ड इन, रनऑफ हम किस में मेजर करते हैं? तो मीटर क्यूब पर सेकंड में, यहाँ आंसर हो जाए क्यूबिक मीटर पर सेकंड। यूनिट हाइड्रोग्राफ में बी डिफाइंड एज अ हाइड्रोलॉजी, defined as a hydrograph of runoff produced by a rain storm of a specified unit duration that resulted in a runoff of blank space on the entire basin। तो यहाँ पे 1 सेंटीमीटर आपको यहाँ पे डेप्थ आइडियल होगी, यहाँ पे 1 सेंटीमीटर अगर हो जाए रन ऑफ यहाँ पे डेप्थ उसकी, तब उसको हम यूनिट हाइड्रोग्राफ कहेंगे। द मैग्नीट्यूड ऑफ फ्लड विच इज कंसिडर फॉर अ डिजाइन हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर, डिजाइन हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर के लिए हम कौन सा डेटा कंसिडर करते हैं? तो कंसिडर करते हैं यहाँ पे
design flood. The peak value of flood hydrograph can be reduced through, तो फ्लड राउटिंग के जरिए हम इसको रिड्यूस करते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट करेक्ट एस्टिमेट, तो करेक्ट एस्टिमेट डिटेल एस्टिमेट है. द टेक्निक of finding the fair price of an existing building of property is known as, आपको मालूम करने हैं अभी किसी बिल्डिंग की हाल ही में प्राइस, मतलब उसकी वैल्यू कितनी है, तो इस चीज को हम क्या कहेंगे, वैल्यूएशन. ठीक है, तो वैल्यूएशन इसका सही आंसर हो जाएगा. द वैल्यू ऑफ डिसमेंटल्ड मटेरियल इज कॉल्ड, अगर डिसमेंटल है तो स्क्रैप वैल्यू, अगर विदाउट डिसमेंटल आपको अगर पूछा है, विदाउट डिसमेंटल्ड आपको बतानी है उसकी वैल्यू. ठीक है, तो सैल्वेज वैल्यू हो जाएगी यहां पे. व्हेन अ कॉन्ट्रैक्ट इज अवॉर्डेड सिंपली बाय नेगोशिएशन, तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को क्या बोलेंगे हम, नेगोशिएटेड कॉन्ट्रैक्ट. तो यहां पे एक डेफिनेशन है, द क्वांटम ऑफ वर्क ऑफ एनी आइटम अ स्किल्ड लेबर इज सपोज टू टर्न आउट इन अ डे इज नोन एज, ऐसे काम को हम क्या कहेंगे, जो स्किल लेबर के द्वारा एक दिन में करा गया है और उसको आप हम नोट करेंगे. ठीक है, टास्क वर्क, एक टास्क वर्क की डायरेक्ट डेफिनेशन है. द वाटर ऑब्टेन फ्रॉम ब्लैंक्स इज जनरली नोन एज सब सरफेस वाटर, तो जो आर्टेशियन वेल से हम वाटर प्राप्त करते हैं उसको हम कहते हैं सब सरफेस वाटर. ड्यू टू हाईली टर्बाइड वाटर इफिशियंसी ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेशन गेट्स अफेक्टेड, क्या होगा इसका आंसर, यस, हाईली टर्बाइड वाटर है तो फिल्ट्रेशन में आपको तकलीफ हो सकती है, यानी कि आपको बाधाएं आ सकती है, तो पहले आपको इसकी टर्बिडिटी दूर करनी होगी. कंडक्टिविटी ऑफ वाटर इज स्टैंडर्डाइज, तो यहाँ पे सेल्सियस में आंसर है, यहाँ पे 15°C, 20°C, 25°C एंड 37.5°C. तो कंडक्टिविटी में आपका वाटर का टेम्परेचर 25°C होना चाहिए. The length of the rectangular sedimentation tank should not be more than, लेंथ उसकी कितने से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, तो उसकी विड्थ से 4 गुने से ज्यादा नहीं होनी चाहिए. The suitable layout of distribution system for walled plant city, यहाँ पे walled plant city के लिए आपको कौन सी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम आपको वहां पे बिठानी चाहिए, तो रिंग सिस्टम इसका सही आंसर हो जाएगा. The self-cleaning velocity recommended for Indian conditions in order to prevent settling down of sewage at the bottom or side of the large sewer, तो इसका आंसर यहाँ पे कितनी वेलोसिटी हमको मेंटेन करनी पड़ेगी, तो 0.75 मीटर पर सेकंड ये वेलोसिटी आपको मेंटेन करनी पड़ेगी सेल्फ क्लीनिंग के लिए. द पाइप थ्रू विच लिक्विड वेस्ट कैरिंग ह्यूमन एक्सक्रेटा, यहाँ पे कौन सी पाइप आपका ह्यूमन एक्सक्रेटा कैरी करती है, तो सॉइल पाइप. अगर किचन बाथरूम का और दूसरा वेस्ट होता तो वहां पे आपकी वेस्ट पाइप हो जाती. वन ऑफ द फिजिकल एजेंट रिस्पॉन्सिबल फॉर डिसइंफेक्शन, हीट इसका सही आंसर हो जाएगा. फाइंड, यहाँ पे गलती है, यहाँ पे होगा फाइन सैंड इज यूज्ड एज अ मीडियम इन केस ऑफ, कौन से केस में हम फाइन सैंड यूज करते हैं, तो स्लो सैंड फिल्टर में. स्लो सैंड फिल्टर के में आपको एक और क्वेश्चन याद रखना है, तो इसका हम जब वॉश करते हैं, यहाँ पे क्लीनिंग करते हैं, तो यहाँ पे हम स्क्रैपिंग का यूज करते हैं. ठीक है, 3 सेंटीमीटर तक की ऊपर की लेयर हम यहाँ पे रिमूव कर देते हैं, और रैपिड सैंड फिल्टर में बैक वॉशिंग का यूज करते हैं.
ये दोनों क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, इजी है बट इंपॉर्टेंट। ग्रिड आयरन सिस्टम इज बेस्ट सुटेड फॉर, ग्रिड आयरन सिस्टम कहाँ पे ज्यादा सुटेबल है? तो प्लांट सिटी बट ऑन ए जेंटल स्लोप, वहां पे आप ग्रिड आयरन सिस्टम सेटअप कर सकते हैं। टर्बिडिटी ऑफ वाटर इज एक्सप्रेस्ड इन, सिलिका स्केल पे हम टर्बिडिटी को मेजर करते हैं। रिमूवल ऑफ ऑयल एंड ग्रीस फ्रॉम सीवेज इज नोन एज, तो इसको हम स्किनिंग नहीं, यहाँ पे स्किमिंग, ठीक है। और यहाँ पे जो भी में ये दोनों चीज रिमूव होती है, ऑयल एंड ग्रीस, ऐसे टैंक को हम बोलते हैं स्किमिंग टैंक, ठीक है। 5-day biochemical oxygen demand, BOD, is taken the temperature of 20 ounce Celsius, okay, 20 ounce Celsius. If DO concentration fall down to 0, अगर DO का मात्रा एकदम 0 हो जाए, डिसोल्व ऑक्सीजन की मात्रा एकदम 0 हो जाए इन नेचुरल ड्रेन में, तो वहां पे कौन सा जोन होगा, मतलब वहां पे क्या हो रहा होगा वहां पे? तो जोन में वहां पे एक्टिव डीकम्पोजिशन होगा, तभी वहां पे जितनी भी डिसोल्व ऑक्सीजन है वो वहां पे इस एक्टिविटी में यूज हो गई है और वहां पे बिल्कुल भी डीओ नहीं बचा है, ठीक है। तो क्या होगा इसका आंसर? एक्टिव डीकम्पोजिशन वहां पे स्टार्ट होगा। द मोस्ट इफिशियंट क्रॉस सेक्शन ऑफ सीवर इन अ कंबाइंड सीवर इज, अभी यहाँ पे इस क्वेश्चंस में थोड़ा डाउट है, क्योंकि कई बुक्स में आंसर दिया गया है सर्कुलर, ठीक है, बट एज अ थियरी इसका आंसर होता है एक्सेप्ट, बिकॉज यहाँ पे यूज किया गया कंबाइंड सीवर, इसलिए इसका आंसर एक्सेप्ट होगा। और सर्कुलर सेपरेटेड में आता है आंसर, सेपरेटेड अगर आपका सीवर का सिस्टम सेपरेटेड होता, यानी कि स्टॉर्म वाटर के लिए भी अलग और सीवेज वाटर के लिए भी अलग, तो वहां पे सर्कुलर आंसर आपका हो सकता था मोस्ट एफिशिएंट के लिए, बट कंबाइंड सीवर में इज द थियरी एक्सेप्ट सही आंसर होता है। द सीवर विच रेजिस्ट सल्फाइड कोरोजन, सल्फाइड कोरोजन को रेजिस्ट करने के लिए यहाँ पे ब्रिक सीवर, ब्रिक की सीवर आपको बनानी पड़ेगी। और एक वर्ड से यहाँ पे याद रखिए, जो हाइड्रोजन सल्फाइड है वहां पे मोस्ट ऑफ यूज किया जाता है ग्लेस्टोन को, ठीक है। अगर कहीं पे भी आपको ऑप्शन में ग्लेस्टोन जैसा ऑप्शन दिखे तो वहां पे आप मार्क कर सकते हैं, एक्सेप्ट वहां पे ब्रिक्स सीवर नहीं होना चाहिए। द परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर कैन रिमूव बाय zeolite process. The sanitation system in which small portion of storm water is allowed to enter in the sanitary sewage. Wait, sewage, sewer यहाँ पे sewer was and the remaining storm water flow in a separate set of the sewer. इस चीज को हम क्या कहेंगे? तो partially separated system. The coagulant widely used for sewage treatment is, तो यहाँ पे एक क्वेश्चन ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको इसका आंसर पता चलेगा। बहुत से लोग इसमें एलम लगा के आएंगे, ठीक है, बट आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, यहाँ पे दिया गया है सीवेज ट्रीटमेंट, सीवेज ट्रीटमेंट के लिए हम यूज करते हैं फेरिक क्लोराइड, ठीक है। अगर आपका वाटर ट्रीटमेंट होता है, यहाँ पे वाटर का ट्रीटमेंट होता तो यहाँ पे एलम आंसर हो जाता। The rate of accumulation of sludge in a septic tank is recommended is 30 लीटर पर पर्सन पर ईयर, इतना रिकमेंडेशन है यहाँ पे। When 1 centimeter of map represent 10 meter on the ground, represent the fraction of the scale. तो ऐसे चीज को कैसे सोल्व किया जा सकता है? आपको यहाँ पे 1 सेंटीमीटर प्रेजेंट कर रहा है ग्राउंड पे 10 मीटर, तो पहला आप इसकी यूनिट बराबर कर दीजिए, यहाँ पे 1 सेंटीमीटर, अगर इसको मैं सेंटीमीटर में कन्वर्ट करूँ
तो इसको 100 से मल्टीप्लिकेशन करना होगा। अब इसको आप फ्रैक्शन में लिख सकते हैं, ठीक है, यूनिट सेम है तो फ्रैक्शन में लिख सकते हैं 1/1000। इसका आंसर यहाँ पे हो जाएगा सी, ठीक है। तो हॉरिजॉन्टल एंगल बिटवीन द ट्रू मेरिडियन एंड मैग्नेटिक मेरिडियन इज नोन एज magnetic declination is the right answer. Staff reading taken on a benchmark for a point of known elevation, जो जिसकी एलिवेशन आपको पता है वहां पे आप जो भी रीडिंग लेते हैं उसको आप बोलते हैं BS, बैकसाइड रीडिंग। अ कर्व ऑफ वेरिंग रेडियस, ट्रांजिशन कर्व में रेडियस वेरिंग होते रहते हैं। A branch of surveying in which the horizontal and vertical distances of point are obtained by instrument observation is known as। सो हम टेक्योमेट्रिक सर्वेइंग इसके लिए यूज करते हैं, ठीक है। तो ये थे हमारे टोटल 100 क्वेश्चंस जो हमने 40 मिनट से भी कम के समय में यहाँ पे हमने इसको कंप्लीट कर दिया है। रैपिड रिवीजन था। देखिए क्वेश्चन मैं यही मान के चलता हूँ आपकी प्रिपरेशन हो चुकी है और यहाँ पे आप प्रैक्टिस करने के लिए आते हैं, ठीक है। तो एज अ इस क्वेश्चन को आप एज अ प्रैक्टिस क्वेश्चन लगाना है, ठीक है। वहां पे टाइम वेस्ट नहीं करना है, सीधा क्वेश्चन का आंसर और खत्म। एंड अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, बिकॉज ऐसे बहुत सारे सेट इस चैनल पे आने वाले हैं और PYQ सेशन यहाँ पे चलते रहेंगे, ठीक है। जब तक एग्जाम नहीं हो जाता तब तक मैं सारे GPSC के क्वेश्चन पेपर यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ इसी तरीके से रैपिड फायर मोड में, ठीक है। तो थैंक्स फॉर द वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।